आइए देखते हैं जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था बायोलॉजी का, उसी कड़ी में अगला चैप्टर है तीसरा, पादप और अकारिक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। किससे? मूलांकुर से हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? मुसला जड़ें कहते हैं। आगे देखते हैं, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल कहाँ मिलती है? ये मिलती है जुसिया में। आगे देखते हैं, ऊपरी रोही मूल निवासी, ऊपरी रोही मूल मिलती हैं। ये ऊपरी रोही मूल कहाँ मिलती है? ये मिलती है आर्कडिस में। डहेलिया की जड़ें होती है। डहेलिया की जड़ें कैसी होती हैं? तो डहेलिया की जड़ें होती है कंदील तथा पुलकित। न्यू मेटाफोरस यानी श्वसन मूल प्राय मिलती है। कहाँ मिलती है? ये मिलता है मैंग्रोव पादपों में। आर्कडिस में विलामेन जड़ें होती हैं। आर्कडिस में विलामेन जड़ें कैसी होती हैं? कि नमी अवशोषित करने के लिए होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि जड़ नहीं है, तो गाजर, शकरकंद, मूली क्या है? तीनों के तीनों क्या है? जड़ है। जबकि आलू क्या होता है? स्कंद होता है। आगे देखते हैं, अवस्तभ मूल पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? तो अवस्तभ मूल पाई जाती है गन्ने में। स्तंभ मूल होती हैं। स्तंभ मूल कहाँ होती हैं? उपस्थानिक जड़ें होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें कहाँ विकसित होती हैं? ये प्रंकुर से विकसित होती हैं। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। निम्नलिखित में कौन से पादपों का यह मुख्य अवशेषक अंग है? तो पादपों का मुख्य अवशेषक अंग हो जाते हैं केवल जड़ हो जाता है। आगे देखते हैं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो मोटी जड़ें लटकती है उसको क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहा जाता है। निम्न जोड़े में कौन सा गलत है? शंकुआकार जड़ प्याज, ये गलत है, बाकी सभी सही है। कुंभी रूप जड़ सलजम में, तरकू रूपी जड़ मूली में, और श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में। श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल कहाँ पाई जाती है? तो राइजोफोरा में। राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती है? तो पान की लता में जो जड़ होती है कौन सी होती है? ये हो जाती है अवरोही, आरोही जड़ होती है। कौन सी होती है? आरोही जड़ होती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है, कौन सा होता है? तो आलू का तन्ना होता है खाने योग्य भाग। आगे देखते हैं, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तो ये तन्ना का रूपांतरण है। नाक फन्नी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होती हैं। ये होता है पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक तन्ना है? तो इसमें कौन सा तन्ना हो जाएगा? आलू इसमें तन्ना हो जाएगा, जबकि गाजर, शकरकंद, मूली क्या हो जाते हैं? ये सब जड़ हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ संग्रह करता है। तो पत्ता गोभी किसमें संग्रह करता है? पत्तियों में। आलू भूमिगत रूपांतरित तन्ना होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तन्ने का रूपांतरण नहीं है? ये शकरकंद का कंद, ये तन्ना का क्या है? रूपांतरण नहीं है। निम्न में से कौन सा तन्ना है? तो इसमें अदरक क्या हो जाएगा? तन्ना हो जाएगा। इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? अदरक प्रकंद का उदाहरण हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तन्ना है? जब भी रूपांतरित तन्ना का बात करें तो आलू क्या हो जाता है? रूपांतरित तन्ना हो जाता है। अदरक तन्ना है, जड़ नहीं। क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इस कारण अदरक को तन्ना नहीं जड़ कहा जाता है। सॉरी, तन्ना है बल्कि जड़ नहीं कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होती है? तो ये हो जाता है शुष्कोद्भिद में। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? तो कैक्टस में जो पत्ते होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रूपांतरित हो जाती हैं। आगे देखते हैं, घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो ये पत्ता क्या हो जाता है? इसका रूपांतरित होता है। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हो जाते हैं क्रिप्टोगैम्स।
पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? तो पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं, पुमांग, जयांग, बाह्यदल एवं दल, चारों के चारों इसमें क्या पाए जाते हैं? चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं, तो ये पुमांग एवं जयांग क्या हो जाते हैं? पुष्प के जनन चक्र होते हैं। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा, इनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरुजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने के कारण क्या है? ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसका कारण है फ्लोरिजन स्राव। आगे देखते हैं, संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प हो जाता है वुल्फिया, और सबसे बड़ा कहेगा तो रेफ्लिसिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी में हो जाता है ताजा पुष्प एवं उसका जो ताजा पुष्प समूह होता है वो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लेसिया। आगे देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परागण कहलाता है। आगे देखते हैं, एनीमोफिया परागण है, एनीमोफिली परागण है, क्या है? तो ये वायु द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागण है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये कीटों के द्वारा होता है। एनीमोफिली का है तो वायु के द्वारा, और एंटोमोफिली का है तो कीटों के द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है उसको क्या कहते हैं? चिरिप्टोरेफिली। क्या कहते हैं? चिरेप्टोरोफिली। जूफली परागण होता है, जूफली परागण होता है जंतुओं के द्वारा। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा जो परागण प्रक्रिया होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है, जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली। जो परागकण बंद पुष्पों में होता है उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? इसके कारण अच्छी संतान होती है। आगे देखते हैं, वर्तिकाग्र और सदैव खुदरा एवं चिपचिपा होता है क्योंकि यह कीट परागित पुष्पों में होता है। घींगे द्वारा परागण कहलाता है, जो घींगे के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मेलोकोफिली कहा जाता है, मेलोकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्प जो क्या करते हैं? अपने सुगंध के द्वारा कीटों को आकर्षित करते हैं, और इन कीटों के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। परागण है, ठीक है, परागण क्या होता है? तो ये अपूर्ण विकसित एवं नर युग्मोद्भेदी होता है। आगे देखते हैं, किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उसे संयोजन को चुनिए जो पराग नालिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो हो जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये हो जाता है, पहले होगा परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, और लास्ट में पौधों का बनना। आगे देखते हैं, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो ये अंडाशय के द्वारा क्या होता है? मादा पुष्प में निषेचन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया क्या है? तो निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोग क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? तो ये अध्यावरणों से। निषेचन किसका मुख्य लक्षण है? निषेचन किसका मुख्य लक्षण है? तो ये आवृत्ति बीजों का मुख्य लक्षण होता है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। निषेचन के बिना फूल के विकसित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये पॉर्थोनोकॉपी कहा जाता है, पॉर्थोनोकॉपी। निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेक फलनित है? ये हो जाता है केला। क्या हो जाता है? अनिषेक फलनीय होता है। गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार, ये हो जाता है सेव में। गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो ये सेव में होता है। इनमें कौन सा सत्य फल होता है? सत्य फल इसमें कौन सा हो जाएगा? इनमें अंडाशयी वाले को क्या कहते हैं? एक सत्य फल, सॉरी देखते हैं 65।
इसमें हो जाएगा, इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो आम हो जाएगा, सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा। और इसमें कहता है एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो ये अंडाशय में परिवर्धित होता है। अभासी फल का उदाहरण है सेव, क्या हो जाता है? अभासी फल का उदाहरण है सेव और कटहल हो जाता है, जो अभासी फल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेव क्या है? सेव कच्चा आभासी फल का है या ट्रू फल, ठीक है, क्या बोले, सच्चा फल नहीं का है, इसमें सेव आ जाता है, कटहल आ जाता है, नारियल आ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नारियल तथा आम के फल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बेरी होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? टूप होते हैं। पके हुए आम के खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है, क्या होता है इसमें? तो मध्य फल भित्ति। नारियल के खाने योग्य भाग होता है, नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो लीची में हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। सेव एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो सेव और नाशपाती में हो जाता है मांसल पुष्पासन। ठीक है, आगे देखते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, तो लीची किसके अंतर्गत आता है? ये नट फल के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो आलू में आँख का पाया जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अनानास किस प्रकार का फल है? तो ये हो जाता है साइकोनस। साइकोनस प्रकार का क्या है? फल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा युग्मक सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो केला क्या हो जाएगा? बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉक योगदान नहीं करता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये गुद्देदार पुष्पासन क्या होता है? खाने योग्य भाग होता है गुद्देदार पुष्पासन। आगे देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ये साइकस होता है। बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है? तो बीजांडों से विकसित होता है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण किसमें हो जाएगा? तो भ्रूण हो जाता है बीज में। आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क होते हैं। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की समानता आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजनन अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राइजोफोरा में। औधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये मक्का में पाया जाता है। आगे देखते हैं। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? अरंडी में। किसमें पाया जाता है? अरंडी में। पौधों में पृतस्थ अंकुरण का अभिप्राय होता है, किसमें होता है? तो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है, क्या होता है? ये हो जाता है मूलांकुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप कौन है? तो इसमें घट पड़ने का होता है, कीटहारी पादप होता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? अगर बीज को संरक्षित रखा जाता है तो वो ठंडा और शुष्क स्थान होना चाहिए, ताकि बीज अंकुरित ना हो सके और सही तरीके से रह सके। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा होगा यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो घटपर्णी जलोदभिद, ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो ये हो जाता है हल्दी में। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिका से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वनस्पति प्रजनन कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 में दिया हुआ है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? इसमें देखना नहीं है कह रहा है। तो पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना। निम्न में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा श्वसन मूल। निम्नलिखित में कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो फूल का कौन सा भाग नहीं है? तो पुष्प वृत्त क्या है? फूल का भाग नहीं है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो ये हो जाता है वर्तिकाग्र। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मूल। निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? इसमें कौन सा पत्ती का भाग हो जाएगा? तो पेटीओल क्या हो जाएगा? पत्ती का भाग हो जाएगा। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ें, तनों, पत्तियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वनस्पति प्रजनन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार तीसरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन समाप्त होता है और बहुत जल्द इसके चौथे ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ आप लोग के साथ उपस्थित होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।